साथियों नमस्कार। बहुत दिन बाद आपसे मुखातिब हो रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ था इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे, आप लोगों को मालूम है। और अब स्वास्थ्य सही है तो अब वीडियो प्रयास करेंगे कि आपको रोज कुछ ना कुछ मिले जरूर, क्योंकि अभी दिसंबर में पेपर भी आप लोगों का जेल वार्डन का, तो उसके हिसाब से कुछ प्रैक्टिस आपकी करवा दें ताकि काम बन जाए। और स्वास्थ्य भी पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन हमने सोचा दिसंबर में पेपर है तो कुछ आपका भी फायदा हो। धीरे धीरे स्वास्थ्य तो चलता ही रहता है। और हिंदी में हम वो कुछ वर्णमाला की प्रैक्टिस करा रहे थे, जैसा कि हमें याद है। लगभग एक सप्ताह बाद वीडियो आने वाला है अब, तो उसमें ही कुछ सवाल और हम आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में आ चुके हैं लेकर आज हाजिर हुए हैं। और फिर जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा हम करते रहेंगे। तो आज हम चाहेंगे उन सवालों को पहले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इनको आप पहले कुछ न करना, इसमें ऑप्शन है, केवल इनके ऑप्शन, पहले में कौन सा आंसर सही होगा, दूसरे में कौन सा सही होगा, तीसरे में कौन सा सही होगा, ऐसा करके आप पहले कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद फिर एक एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, तो आपका इसमें टेस्ट भी हो जाएगा और वो सवाल जो होगा तो इससे आपके दिमाग से 2-3 बार गुजर चुका होगा, तो पेपर में आएगा तो गलत नहीं होगा। तो सवालों को पहले हम आपके सामने देते हैं। पहला सवाल ये रहा, इसमें आपको आंसर केवल पता कर लेना है कि कौन सा होगा। जल्दी से डिस्कस अभी बाद में करेंगे इस पे, हम पहले इसको आप देखो और इसका आंसर अपने कॉपी में नोट कर लो। इसी तरह जितने भी सवाल हम आज करवाएंगे वो सब सवाल हम आपके सामने दे रहे हैं। इनके आंसर पहले आप अपना टेस्ट लो कि आपको कितना आता था, फिर उस पर हम डिस्कस भी करेंगे। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इनको आप पहले केवल आंसर नोट करो। सवाल चाहे ना नोट करो, सवाल नोट करने में टाइम लगेगा। केवल जो उत्तर आप इसमें टिक लगाना चाहते हैं उनको टिक कर लो जल्दी से, फिर इस पर डिस्कस शुरू करते हैं। ये 10 सवाल हैं, लेकिन इनमें 10 सवाल किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, तो इनको आप नोट कर लो। आंसर जरूर टिक लगा लेना कि अगर पेपर में आ जाएगा तो आप इसमें क्या आंसर लगाते। उसके बाद फिर आंसर डिस्कस कर रहे हैं। पूरे 10 सवाल मिलेंगे इस तरह, और फिर 10 सवालों पर हम डिस्कस भी करेंगे, यानी उसमें कौन सा आंसर सही है तो क्यों सही है। पहले इनके आंसर आप टिक लगाओ। कोई सवाल नया है उसमें भी आप तुक्का जरूर लगाओ कि अगर पेपर में आ जाता तो हम क्या लगाते। हो गया होगा। तो ये 10 सवालों का आपका टेस्ट भी है, और 10 सवालों से प्रयास ये है कि ये सवाल पेपर में आ जाए या इस कॉन्सेप्ट का आ जाए तो गलत ना हो, हम उस पर कुछ डिस्कस कर दें। तो पहला सवाल हम चाहेंगे पुनः देखा जाए। ये रहा पहला सवाल। सवाल में कह रहा है कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, यानी व्यंजन जो है आप जानते हो व्यंजन 33 होते हैं हिंदी में, का से लेकर हा तक। इनके कितने प्रकार होते ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा 3, 4, 5, 6। तो आपने क्या टिक लगाया हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको तो मालूम है ना। तो व्यंजनों के जो प्रकार होते हैं ना, 4 प्रकार होते हैं। आपको मैंने बताया था कि का से लेकर हा तक के जो व्यंजन है उसमें सबसे पहले का से मा तक जो है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन
पहला प्रकार हो गया। दूसरा फिर का से मा तक हो गया। उसके बाद फिर यारा लावा जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद फिर संघर्षी व्यंजन होते हैं जिनको उष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है, सा सा साहा। और चौथा प्रकार संयुक्त व्यंजन भी है ना। तो देखा जाए तो व्यंजन के प्रकार पूछ रहा था, यानी कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्शी जो का से मा तक है, अंतस्थ, संघर्षी और संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 आपको इसमें टिक लगाना है, यानी कि इस सवाल में आपका आंसर दूसरा ऑप्शन सही है। आपने अगर दूसरा लगाया था तो सही है, अगर नहीं लगाया था तो अब सही हो गया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन, ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन कौन प्रकार होते हैं, खाली इतना पूछा जाएगा व्यंजनों के कितने वर्ग, कितने प्रकार होते हैं, तो आपको टिक लगाना है 4 प्रकार से। व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। इसी तरह आपका जो दूसरा सवाल हमने दिया था, क्या था भाई? ये देखिए, इस दूसरे सवाल को आपने पढ़ा होगा। सवाल में कह रहा है कि चा व्यंजन का कौन सा वर्ग, चा व्यंजन का उच्चारण कौन सा है। यानी कि ऑप्शन में देखो, व्यंजन हमने कई आधार पर आपको अलग अलग किए हैं। एक अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, संघर्षी, अलग अलग प्रकार से। तो इसमें पूछ रहा था जो चा लिखा है, चा कह रहा है कि व्यंजन का उच्चारण कैसा है, यानी कैसा उच्चारण करता है। अब कैसा में अगर अल्प प्राण महाप्राण में देखा जाए तो चा अल्प प्राण है, घोष अघोष में देखा जाएगा तो फिर चा जो है अघोष व्यंजन है। इस तरह अलग अलग है। और स्पर्शी भी है, वर्गीय व्यंजन भी है, बहुत चीजें हैं। अब ये तो माने रखता है कि ऑप्शन क्या दे रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रहा है अघोष। तो देखा जाए तो चा जो है अघोष होता है क्या? हाँ होता है, क्योंकि अघोष हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो चा वर्ग का पहला ही है ना, तो ये अघोष ही होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दिया? सघोष, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा जो मघोष दिया है, ये केवल ऑप्शन जबरदस्ती बनाया गया, क्योंकि 4 ऑप्शन होते तो कुछ ना कुछ तो बनाया जाएगा। तो इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से अघोष व्यंजन होगा चा। यही टिक लगाया होगा सब लोगों ने, अच्छी बात है। अगला सवाल आपका क्या था? ये देखिए, सवाल है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? आप जानते हो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? आपको मैंने संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था ना, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बने, तो संयुक्त व्यंजन होना चाहिए। संयुक्त तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर जब ऑप्शन के हिसाब से देना है तो ऑप्शन ही देखा जाए। पहला है समूह। समूह तो होगा नहीं, क्योंकि समूह यानी ग्रुप होगा। यहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को कह रहा है, तो समूह तो नहीं लगाएंगे। वर्णमाला, दूसरा ऑप्शन वर्णमाला है। वर्णमाला तो तब लगाते हम जब कहता 2 या 2 से अधिक वर्णों का, ये तो 2 या 2 से अधिक होगा नहीं, इसमें केवल होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। अगर आज एक व्यवस्थित शब्द तो वर्णमाला लगाते हैं। वहां पर व्यंजन केवल इसमें सवाल में कह रहा है, केवल व्यंजन की बात कर रहा है, और वर्णमाला में स्वर व्यंजन अयोग वह सब होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं लगेगा। तीसरा व्यंजन गुच्छ, तो अगर देखा जाए तो ये लग सकता है। चौथा क्या है? चौथा संयोग लिखा, तो संयोग तो होगा नहीं, यानी इसमें आपका आंसर तीसरा होगा, यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग को व्यंजन गुच्छ कहेंगे। ये नई लाइन आपको मिली है, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लेना कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के समूह को, संयोग को व्यंजन गुच्छ कहेंगे। समझ में आ गई बात? और वर्णमाला क्या होता हमने बताया आपको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल आपने क्या टिक लगाया था इसमें भाई, पता नहीं। सवाल को ध्यान से पढ़ने वाला है ये, सवाल को पढ़िए जरा। कह रहा है, और अब इसको लिख भी लीजिए, इस सवाल को लिख भी लो। उस समय तो टिक लगाया था ना, लिख लो इसको पहले, सवाल को लिखो जल्दी से। कर लो, कितने मिनट जल्दी से नोट कर लो।
सवाल कह रहा है कि बोलने के भाव के अनुसार, बोलने के भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव यानी आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव यानी आरोह अवरोह, वही बात है, उतार चढ़ाव मतलब आरोह अवरोह को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अनुतान, संगम, महाप्राण, बलाघात। तो आपको मैं बता दूं, अनुतान जो होता है, जब किसी चीज को हम बोलते हैं उसके भाव जिससे मालूम पड़ते हैं, उसमें जो उतार चढ़ाव होता है, हमने आपको समझाया है कि जैसे मान लिया एक शब्द लिखा है अच्छा, अब इसको बोलने अलग अलग तरीके से अगर बोलेंगे तो इसका भाव बदलेगा। जैसे इसको हम कह दें अच्छा, दूसरी बात हो गई। अगर हम कह दें अच्छा तो दूसरी बात हो रही, अगर हम कहें अच्छा दूसरी बात हो रही है। तो देखा जाए तो यही चीज पूछ रहा था सवाल में कि बोलने के भाव के, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो ये अनुतान कहलाता है। तो इसको आप एक लाइन कहीं लिख लो कि लिख लो बोलने, हम जैसे बोल रहे लिखो, बोलने में भाव के अनुसार, भाव के अनुसार स्वरों में होने वाले उतार चढ़ाव को, होने वाले उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुतान। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आपका था संगम। संगम भी, ये जो दूसरा ऑप्शन आपका दे रहा संगम, ये भी है, ये भी हिंदी में होता है। हिंदी में होता संगम, जब दो शब्दों को बोलने के बीच में जो रुकते हैं ना, उसको संगम कहते हैं। बाकी इस पे चर्चा कभी हम करेंगे संगम पे। ये दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका था क्या? महाप्राण। महाप्राण तो आप जानते ही हो कि जिन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की अधिक मात्रा लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होता है, आपको मालूम है। और चौथा ऑप्शन क्या था? बलाघात। बलाघात होता है किसी शब्द पर बल का आघात करना, ये भी हिंदी में है। तो इसको अभी हम जब कभी टॉपिक आएगा तो बलाघात पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस सवाल में आपका आंसर पहला होगा अनुतान। समझ में आ गई बात? तो अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या था भाई? ये देखिए, सवाल कह रहा है कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। ये तो आपका रटा हुआ सवाल है, जब हमने वर्णमाला पढ़ाया है। और हाँ, हम बता दें, अगर कोई इस चैनल पर हमारे नया जुड़ा है तो पहले वर्णमाला प्लेलिस्ट में पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद इस प्रैक्टिस में आओ तो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हमने स्वर पढ़ाया है तो उसे परिभाषा में ही लिखाया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। तो इसमें दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व तीनों ऑप्शन और सघोष तो एकदम अलग ऑप्शन है। तो सवाल के हिसाब से कह रहा था जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ह्रस्व स्वर होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला। अगले सवाल की ओर चलते हैं। डिस्कस से ये फायदा होता है कि कोई भी सवाल अगर आया है तो उसके इर्द गिर्द की बातें पूरी मालूम पड़ जाए, तो अगर दूसरा भी सवाल आ जाए पेपर में तो गलत ना हो। इसी बहाने चैप्टर, और जरा से भी किसी को दिक्कत हो रही है तो आपके पास वीडियो है अल्फाबेट वाला वर्णमाला का, उसको आप देख लो दोबारा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या था सब भाई सवाल? ये देखिए, इसको जरा टिक तो लगा ही लिया होगा। अच्छा बताओ क्या टिक लगाया है? कह रहा ओ कैसा स्वर है, ओ कैसा स्वर है। तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ हो रहा है। पहला ऑप्शन ह्रस्व, दीर्घ, लघु और उच्च। देखो 4 ऑप्शन जो है ह्रस्व, दीर्घ, लघु और उच्च। तो इसमें
लघु तो हटा दो, ये तो कोई स्वर नहीं होता, ये तो जब अभी छंद आप पढ़ोगे तो उसमें मात्रा होती है, उच्च भी कोई नहीं होता, ये दो ऑप्शन तो गए। अब ओ जो है लघु है या दीर्घ, हमने जब आपको बताया है तो हमने बताया था कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं केवल आ, ई, उ और री, ये ह्रस्व होते हैं, ये हो गए 4। ठीक, उसके बाद हमने कहा था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इनको कहा था दीर्घ होते हैं, ये तो बताया था। और उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये जो होते हैं हमने कहा था संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर, क्योंकि ये इन्हीं से बनते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा ओ, यानी इसकी बात कर रहा है और कह रहा है ये कैसा स्वर है, तो ऑप्शन में भाई संयुक्त तो है नहीं, तो ह्रस्व तो लगाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि कम समय लगता, ओ में कम समय लगता नहीं है, तो इसमें आप अकॉर्डिंग ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से आपको दीर्घ लगाना है। क्या लगाना है? दीर्घ लगाना है, यानी दूसरा ऑप्शन आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, संयुक्त स्वर होता तो वही लगाते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दीर्घ स्वर केवल 3 होते हैं, आ, ई, उ, क्योंकि जिनका कोई छोटा होता है उनका ही बड़ा होगा। फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से विकल्प जब तक है, विकल्प के साथ समझौता करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? दीर्घ, यानी दूसरा ऑप्शन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या था भाई? ये देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि या लिखा है, या कैसा व्यंजन है, या कैसा व्यंजन है। क्या टिक लगाया था आपने? स्पर्शी, अंतस्थ, अंतस्थ लगाया था, अच्छा शाबाश। ऊष्म, ऊष्म भी लगाए होंगे कुछ लोग, नहीं संयुक्त, संयुक्त नहीं होगा। आपको मालूम है कि जो या, रा, ला और वा, ये 4 व्यंजन जो है क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसमें या और वा वायवीय व्यंजन भी होते हैं, इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है ना? तो इसमें ऑप्शन में फिलहाल अंतस्थ है, तो या जो है वो कैसा व्यंजन होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। कोई कंफ्यूजन होगी भी तो क्या करोगे भाई? कमेंट करो आप हमें, कोई अगर कंफ्यूजन है आपको, आप कमेंट करो, हम अगले वीडियो में उसको समाधान देंगे आपको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा सवाल, कह रहा है कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। ये तो अभी अभी हमने जब पहले सवाल का डिस्कस किया था तो इसकी बात हुई थी, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं। क्या टिक लगाया आपने? 24, 23, 25, 25, 26, अच्छा 25 लगाया, सही है। देखो जो का से लेकर मां तक होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ता, था, दा, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये का से मां तक जो है ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ या होठ को कहीं न कहीं स्पर्श करना पड़ता है। कहीं ना कहीं का मतलब मुंह के बाहर नहीं, मुंह के अंदर ही। बाकी चर्चा इसको सब चैप्टर जब पढ़ाया तो किया हमने। और उसके बाद या अगर देखा जाए, मां के बाद या देखा जाए तो या में कहीं जीभ नहीं लगती, तो का से मां तक जो है वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वही पूछ रहा था स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, तो स्पर्श वर्ण 25 होते हैं भाई। एक लाइन में 5 होते हैं, का, गा, गा, 5 गुणे 5 यानी 25 होंगे। तो इस सवाल में आपका आंसर 25 होगा। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो कितने होंगे? 25 होंगे। और इन 25 व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये हम चर्चा कर चुके हैं आपसे। कुछ सवाल सही हो रहे हैं? होंगे क्यों नहीं भाई, जब मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होंगे। अगला सवाल देखा जाए, ये रहा सवाल है, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? इसमें क्या टिक लगाया जरा बताओ।
अयोगवाह, अनुतान, अल्प प्राण कि महाप्राण? अयोगवाह ही लगाया होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही उस तरह नहीं है। देखो जो अयोगवाह होते हैं अंग और आहा, ये तो होते हैं, इनको इनका जब उच्चारण हमने आपको बताया था, अंग आहा जो आपने लिखा है ये नहीं है, ये केवल इतना है, इतना है। अब इसको बोलो क्या है? मुश्किल इन्हें नामुमकिन है बोलना। इसी पॉइंट से सवाल आ रहा है, कह रहा है कि जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं बोले जा सकते तो वो क्या कहलाते हैं? वो अयोगवाह कहलाते हैं। इनको अगर बोलना है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, या कोई अक्षर यहां लिख दो, का लिख दो, तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्ण का सहारा आप नहीं लिए तो आप इनको नहीं बोल सकते। तो इसमें आपका, और ये दोनों होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह। तो इसका आंसर आपका होगा अयोगवाह, क्योंकि अयोगवाहों को बिना किसी, और ये दो ही होते हैं अंग और हा, बिना किसी वर्ण की सहायता से आप इनको नहीं बोल सकते। इसीलिए जब लिखा जाता तो आ को आधार मान के, भाई किसी और को अगर, भाई यहां पर इतना होता है और इसमें अगर कोई और वर्ण लिख देंगे तो वो एक वर्ण बन जाएगा, इसीलिए केवल आ को लिख दिया गया अंग, इस या आधार बनाने के लिए खाली किया गया है। यही से ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपका आंसर होगा अयोगवाह। समझ में आई बात? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लगेगा ही, हमको कम लग रहा है, अभी स्वास्थ्य कम सही है, लेकिन हमने कहा धीरे धीरे शुरू करते हैं। अभी ये हिंदी का वीडियो हमने दिया है, धीरे धीरे रीजनिंग का भी देंगे, लेकिन अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। करीब 8 दिन से हम बीमार थे, तो धीरे धीरे काम होगा, ठीक है? बाकी धीरे धीरे फिर उसी फ्लो में आ जाएंगे। तो आखिरी सवाल यानी 10वां सवाल आपका क्या था, जरा देखिए। ये इसको नोट कर लो कॉपी में, नोट को जल्दी से। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। अभी इस सवाल पे चर्चा बीच में भी अनुतान जब बता रहे थे तो हो चुकी है, वही सवाल आया है, इसको कर लेना है आपको। कह रहा उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को क्या कहते हैं? दो शब्दों के बीच जब विराम देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया था, लेकिन अब लिखा रहा हूं, कॉपी में लिखो, लिखो तुरंत लिखो। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच अरे आंसर बता रहे हैं, रुक जाओ पहले लिख तो लो। दो शब्द जो तुम लगाए वही सही है, जो तुमने टिक लगाया है वो सही है, लेकिन पहले लिख तो लो। उच्चारण करते समय जो लिखा है स्क्रीन पर वही लिखना है। उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को थोड़ी जगह छोड़ दो, डॉट डॉट डॉट, उसके लिखो कहते हैं। अब जहां पे जगह छोड़े वहां जो आंसर दिया आपने, जो टिक लगाया था, उसको नोट करो। अब ना नोट करो, गलत हो जाएगा। संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम। यानी दो शब्द आप बोलते हैं तो बीच में जो विराम देते हैं आप थोड़ा सा, उसको संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम। इसको आपने नोट कर लिया है, पेपर में आके देख ले, पेपर में आएगा तो पहले संगम टिक होगा, बाद में संगम होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कुछ सवाल हमने प्रयास किया है जो इंपॉर्टेंट आपके सामने लाने का। और अब अनवरत वीडियो आपके सामने आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे। जैसे जैसे स्वास्थ्य सही होगा हम आपकी क्लास लेते रहेंगे। और इस वीडियो में आपको चेंज चाहते हैं या कैसा लगा, आपको कितना फायदेमंद है, हमें आप कमेंट करके बताइए। और हो सके तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तुरंत आपके पास आ जाए। नमस्ते।